लोग कवर कर पाए। मोटा मोटा इसका क्लास का जो डिस्कशन था 30-40 क्वेश्चन तो हुआ ही होगा। 30-40 क्वेश्चन लगभग डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग अपना डस्ट फायर इनंडेशन जो टॉपिक उसको स्टार्ट करते हैं ताकि हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ा सकें। डस्ट इनंडेशन फायर। चलो एक काम करते हैं, डस्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डस्ट बार बार आ रहा, डस्ट से क्वेश्चन बार आ रही है। अच्छा, इस चैप्टर को खत्म करने के बाद हम लोग सीधा का सीधा चले जाएंगे, इसके बाद हम लोग कॉलेज में चल जाएंगे, ठीक है। 225 इस चैप्टर को खत्म करने के बाद सीधा हम लोग कॉलेज में चल जाएंगे, ठीक है। तो पहले इसको खत्म कर लेते हैं, उसके बाद बाकी सब छोटा छोटा बच्चे को उसमें हम लोग आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। देखो अब ये सवाल है कि सर इस चैप्टर को पढ़ाने कैसे वाले। तो इस चैप्टर को अगर तुम देखोगे ध्यान से, पहले तो तुमको कुछ आइडियाज को क्लियर करना पड़ेगा। क्या आइडिया क्लियर करना पड़ेगा भाई, कि डस्ट जो हम लोग बोलते हैं ना, डस्ट वहां पे 2-3 तरह की चीजें हैं, पहले ये क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। जो डस्ट हम लोग बात करते हैं ना, डस्ट में 2-3 तरह की चीजें, तुमको 2-3 बातों को पहले क्लियर कर लेना पड़ेगा, फिर तुम चैप्टर को आगे पढ़ोगे तो मजा आएगा। देखो, एक होता है एयरबोर्न डस्ट, ध्यान सुनना तब तुमको समझ में आएगा कि डस्ट में वहां पे क्या क्या चीज है। तो एक तुम्हारा क्या है, इसको बोलते हैं एयरबोर्न डस्ट, ध्यान सुनना पहले। एयरबोर्न डस्ट, बोर्न डस्ट का जिक्र मिलता है। एक मिलता है डस्टिंग वाला डस्ट, डस्ट फॉर डस्टिंग, ध्यान समझ में आए, एक वो डस्ट हो गया। और एक होता है कोल्ड डस्ट, ध्यान समझो। तीनों वर्ड ना डस्ट 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 करके हम लोग यूज करते हैं, और हम लोग का ब्रेन में चलता है कि बात कि डस्ट दो ही होता है, या तो ये होता है या फिर ये होता है। लेकिन बाबू यहाँ पे 3 चीज है, एयरबोर्न डस्ट, ठीक है, डस्ट यूज फॉर डस्टिंग, और क्या है तुम्हारा कोल्ड डस्ट है, ठीक है। क्या है, कोल्ड डस्ट है। हाँ, क्या हुआ? हम्म तो हिंदी में तो बोल रहा हूँ। ठीक ठीक ठीक। तो देखो ये हो गया तुम्हारा यहाँ पे। तो डस्ट बेसिकली ना 3 तरह का होता है। एयरबोर्न डस्ट हो गया, जो रेस्पिरेबल डस्ट होता है वो। अब पहले टॉपिक को ना अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा। यहाँ पे ना जो हम लोग पढ़ने वाला 2 कैटेगरी का पार्ट हम लोग स्टडी करेंगे। एक एयरबोर्न डस्ट वाला प्योर पार्ट आएगा जिसमें एयरबोर्न डस्ट होता है, और एक बात आएगा डस्टिंग वाला। पहले इस बात को क्लियर करो, एयरबोर्न डस्ट अलग है, डस्टिंग इसी में घुसा हुआ है। इसीलिए हम लोग को बड़ा कंफ्यूजन होता है, हम लोग पढ़ते तो आधा पढ़ते। एयरबोर्न डस्ट अलग है। एयरबोर्न डस्ट क्या, पहले इसको समझाता। देखो, एक डस्ट होता है जिसको तुम सांस जब लोगे तो तुम्हारा एयर में बॉर्न, मतलब एयर में लटका हुआ रहता है, उसका डस्ट पार्टिकल एयर में रहता है। तुम बोलोगे सर रहता है, दिखता तो नहीं है सर कभी। एकदम सही नहीं दिखता है, लेकिन तुम कभी देखो सुबह का रोशनी जब आता है तुम्हारा खिड़की से या कहीं से घर में जब पहुंचता है, तो तुम उसमें छोटे छोटे पार्टिकल तुमको दिखेगी। तुम टॉर्च को जलाओ, जब टॉर्च फोकस वाला जलाओगे ना, तो तुम्हारा टॉर्च जो लाइट डिस्पेयर नहीं हो रहा है, एक जगह टॉर्च से जा रहा है, उसमें तुमको डस्ट पार्टिकल उड़ता हुआ दिखेगा। तो वो जो डस्ट पार्टिकल दिख रहा है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं एयरबोर्न डस्ट। मोटा मोटी समझ लो, मोटा मोटी जान लो कि ये हो गया एक एयरबोर्न डस्ट, ठीक है। तो एक टॉपिक मेरा इसका है एयरबोर्न डस्ट। इसमें क्या होता है सर, इसमें क्या करते हैं सर, तो इसका ना जब किसी व्यक्ति इसको इनहेल करता है ना, तो उसका डिजीज होता है, डस्ट रिलेटेड डिजीज होता है, जो हम लोग नोटिफाइंग डिजीज में पढ़े थोड़ा दिन पहले क्लास में। इसमें तुम्हारा निमोकोनेसिस इसके बारे में पढ़ा। ये सारा का सारा डस्ट रिलेटेड डिजीज है, सभी का सभी एयरबोर्न डस्ट में आएगा। तो ये वाला तो सर चलिए ठीक है सर, एयरबोर्न डस्ट तो क्लियर हो गया। तब सर ये दूसरा क्या चीज है, ये वाला कहाँ, इसका जिक्र क्या सच में है माइंड सीएमआर में? हाँ है, ये भी उसमें है। ये वाला क्या चीज है, मैं मोटा मोटी समझाता हूँ पहले, फिर बाद में आएगा। जैसे देखो, अब मान लो कि डस्टिंग क्या है। डस्टिंग ये होता है, मान लो कि हम लोग कोयला माइंस में काम करते हैं, तो हर जगह पे कोल्ड डस्ट कोल्ड डस्ट कोल्ड डस्ट है। अब कभी मान लो मिथेन एक्सप्लोजन हुआ, तो मिथेन एक्सप्लोजन को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर डस्टिंग करवाते। हम लोग क्या करते थे, डस्टिंग करते थे, मतलब डस्ट छिड़क। अब होगा क्या, रिजल्ट ये होता है कि जो डस्ट का कवर होता है वो कोल्ड डस्ट को हवा में डिसिपेयर होने से रोकता है, और जब भी एक्सप्लोजन होगा तो डस्ट उड़ेगा। जैसे एक चीज सिंपल सोचते हैं, तुम कभी जलता हुआ आग, घर में चूल्हा वूल्हा जलाते देखे हो मम्मी को, तुम जब चूल्हा जलते रहता ना, उसमें ना तुम कुछ मत करो, थोड़ा सा आटा डाल दो, थोड़ा भुरभुरा के आटा डाल दो, तो तुम क्या देखते हो, आग पूरा धैक उठता है। ऐसा होता है कि नहीं? घर में मम्मी अगर चूल्हा मैंने खाना बना रही है, गैस में बना रही है, तो तुम थोड़ा सा आटा का भुरभुरा डाल दो, क्या होता है, दहक उठता है। मतलब वही आटा को लोइया बना के डालो तो नहीं दहकता है, रोटी डालो तो नहीं दहकता है।
लेकिन वही हम लोग डस्ट जब डाले तो ढक उठता है, मतलब डस्ट ज्यादा खतरनाक, डस्ट पार्टिकल ज्यादा खतरनाक होता है। सिंपल बात ही समझ में, वो ज्यादा ढकेगा। तो हम लोग माइंस में जब काम कर रहे हैं तो हर एक गैलरी में हम लोग क्या देखते हैं, हर एक गैलरी में देखते हैं सब जगह डस्ट पड़ा हुआ है, इधर डस्ट उधर डस्ट, ये डस्ट वो डस्ट। अब अगर मान लो किसी कारणवश अगर एक्सप्लोजन हो जाए, अगर मीथेन एक्सप्लोजन हो तो क्या होगा, उसका जो शोक वेव, जो वेव चलेगा ना, वेव मतलब हवा का झोंका, जब कभी एक्सप्लोजन होता है तो एक चीज होता है, वेव चलता है, हवा का वेव चलेगा। तो वेव चलेगा ना तो सारा का सारा जो डस्ट है तुम्हारा इसको उड़ा देगा, इसको हवा में पूरा उड़ा देगा, पूरा फैला देगा, हवा में पूरा फैला देगा। तो तुम्हारा हवा में क्या फैला हुआ है, कोल्ड डस्ट फैला हुआ, कोल्ड डस्ट, कोल्ड डस्ट, हवा में कोल्ड डस्ट है। अब इस कोल्ड डस्ट में अगर गलती से तुम फायर या आग लगा दिए, तुम आग अगर इसको पहुंचा दे, यहां तक आग पहुंचा दिए, तो पूरा का पूरा जैसे आटा डालने से कैसा दहक उठता है, ये पूरा को पूरा दहक उठेगा, ये पूरा को पूरा क्या होगा, दहक उठेगा। जो तुम्हारा कोल्ड डस्ट था वो क्या किया, पूरा दहक उठेगा। तो सवाल ये आता है सर कि इसको बचाने का उपाय क्या है, बहुत सिंपल, कुछ नहीं करना है, तुम माइंस में जहां तुम्हारा कोल्ड डस्ट उसको साफ कर लो और वहां पे स्टोन डस्ट छिड़क दो, कोल्ड डस्ट को साफ कर लो, स्टोन डस्ट छिड़क दो। तो बोलोगे सर इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा बाबू, जैसे मान लो तुम्हारे गैलरी था, तुम स्टोन डस्ट छिड़क दिया कोल्ड डस्ट को साफ करके। अब अगर मान लो अगर फ्लेम, अगर शॉक वेव गुजरा, हवा का झोंका अगर गुजरा, तो क्या होगा, हवा का झोंका गुजरेगा जब उड़ाएगा तो कोल्ड डस्ट अब नहीं उड़ेगा, अब क्या उड़ेगा, अब तुम्हारा उड़ेगा स्टोन डस्ट। क्यों, क्योंकि तुम अब क्या किए, तुम वहां से कोल्ड डस्ट हटा लिए हो, अब तुम क्या छिड़क दिए, तुम तो स्टोन डस्ट डाल दिए हो। तुम क्या किया, कोल्ड डस्ट के जगह क्या डाल दी, स्टोन डस्ट, अब उड़ेगा स्टोन डस्ट। अब जितना भी आग जाए, स्टोन को तो आग कभी लग नहीं सकता है, कोयला होगा तब ना आग लगेगी उसमें, लेकिन स्टोन है, पत्थर में आग पकड़ता है, कभी नहीं पकड़ता है, तो इसको आग कभी पकड़ेगा ही नहीं। तो स्टोन डस्ट में कभी आग नहीं पकड़ेगा, तुम्हारा कभी आग नहीं जलेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, जो आगे एक्सप्लोजन हो सकता था उस एक्सप्लोजन को हम लोग रोक देते हैं। तो ये एक्सप्लोजन मतलब आगे ना हो, ठीक है, एक्सप्लोजन मेरा क्या, आगे ना हो, तो फर्दर एक्सप्लोजन आगे ना हो, आगे बढ़े नहीं, इसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टोन डस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे दो तरह का चीजें हैं, ध्यान रखना। तो एक डस्ट जिसको हम लोग बोल रहे हैं डस्टिंग, जो डस्टिंग वाला पार्ट आएगा जिसको बोलते हैं स्टोन डस्टिंग, इसको तुम स्टोन डस्टिंग के नाम से जान लो, स्टोन डस्टिंग वाला पार्ट आ गया। और एक हो गया एयरबोर्न डस्ट। समझ में, दो चीजें हैं, इसीलिए जब कभी रेगुलेशन तुम पढ़ो, डस्ट वाला चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करो तो दिमाग में नोट करके रखना कि दो पार्ट में है ये पूरा, एक है ही नहीं, ये दो अलग अलग चीजें, दो का एकदम जिक्र अलग अलग है, मेजरमेंट अलग अलग है, मेजरमेंट करने का तरीका अलग है, सैंपलिंग का तरीका अलग अलग है, कभी एक हो ही नहीं सकता है। जब हम लोग, अब बोलोगे सर दूसरा अंतर क्या है, तो एक अंतर तो ये समझ में आया कि ये तो एयरबोर्न डस्ट है जो हम लोग सांस लेते हैं नाक के रूप में, और एक क्या है जो डस्ट हम लोग कर रहे हैं उसके बारे में है। तो एयरबोर्न डस्ट को मेजर करने के लिए जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं पीडीएस, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पीडीएस या फिर जीडीएस, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पीडीएस या जीडीएस बोलते हैं, यानी पर्सनल डस्ट सैंपलर या ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैंपलर। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग पीडीएस या जीडीएस के नाम से जानते हैं। वही जब डस्टिंग एंड सैंपलिंग होता है ना, तो इसको हम लोग क्वार्टर एंड कोनिंग मेथड द्वारा सैंपल करते हैं। और इसका दो मेथड होता है सैंपल कलेक्शन का, एक होता है तुम्हारा स्ट्रिप मेथड और एक होता है स्पॉट मेथड। हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि चीज तो है क्या, ताकि जब क्लास आगे बढ़े, मेरा जब क्लास आगे चले तो तुम कंफ्यूज ना हो जाओ कि सर ये कहां से आ गया, अभी सर एयरबोर्न पढ़ाते पढ़ाते सर ये डस्ट कहां घुस गए। अरे तुम्हारा कोर्स का पार्ट है वो, और हम बता देंगे कि ये वाला खत्म हो गया, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जा रहे हैं। तो दो चीजें पूरा का पूरा डस्ट में तुमको मिलेगा। पहला तो पार्ट मिलेगा एयरबोर्न डस्ट वाला, इसमें एयरबोर्न मसला, ये पूरा का पूरा तुम सांस लोगे, डस्ट अंदर जाएगा, बीमारी होगा, रोग होगा, ये पूरा पार्ट अलग। और एक तुम्हारा पार्ट है जो तुम डस्ट कर रहे हो, जो तुम डस्टिंग कर रहे हो, ये दो पार्ट है, दो पार्ट में चैप्टर है, दोनों को मिला के तुम पढ़ते हो, इसलिए तुम्हारा दिमाग हैंग हो जाता है, इसलिए तुमको कभी समझ में नहीं आया। हो सकता है तुम्हारे टीचर जहां पे तुम कॉलेज वगैरह किए वहां पे सब चीज तुमको पहले बताया गया होगा, इट मे बी, स्वाभाविक से बात है कि तुमको बताया गया होगा, ऐसा नहीं कि हम ही बता रहे, पहली बार सुनने को मिला होगा, लेकिन हमको नहीं लगता है कि ऐसा बहुत बहुत सारे जगहों पे बताए जाते हैं, तब खुल के लोग इस चीज को समझाते हैं, और जिंदगी भर कंफ्यूजन रहेगा, कभी नहीं दूर कर पाओ। सबसे टफ चैप्टर अगर मारोगे सीएमआर में ना, तो सबसे टफ चैप्टर बच्चा लोग का कहना होता है सर डस्ट वाला ही, और उसको हम पहले पढ़ा रहे, देखना तुमको मजा आ जाएगा पूरा पढ़। जो बच्चे नए हैं, पुराने वाले को तो खैर तो समझ ही गया मेरा मतलब पढ़ाने का स्टाइल क्या है, लेकिन नए वाले बच्चे जो क्लास कर रहे हैं उसको पूरा मजा आ जाएगा, वो सोच भी नहीं सकता कि सर डस्ट इतना आसानी से याद हो जाएगा, इतना आसान था, तुमको समझ में नहीं आएगा। तो ध्यान सुनो, तो पहले हमको समझ में आया कि डस्ट दो है, एक एयरबोर्न डस्ट वाला डस्ट है जो कोल्ड डस्ट का ही पार्ट है वो, और एक दूसरा डस्ट है जो डस्टिंग हम लोग करते हैं, स्टोन डस्ट जो करते हैं उसका एक पार्ट है। तो हम लोग पूरा चैप्टर को दो पार्ट में कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एयरबोर्न डस्ट वाला पार्ट को कवर करेंगे, ठीक है, इस पार्ट को पहले पढ़ेंगे, इसके बारे में जितना इंफॉर्मेशन है जो भी है नहीं है सारा चीज को हम लोग देखेंगे, सारा चीज को जानेंगे क्या होता नहीं होता है।
ठीक है, इस डस्ट के कारण कोई बीमारी नहीं होती, केवल बचाव के लिए, ठीक है, ये बचाव के लिए। तो हम लोग पहला पार्ट को हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज द एयरबोर्न डस्ट। तुम हेडिंग के रूप में भी इसको दे सकते हो, डस्ट चैप्टर में एयरबोर्न डस्ट लिख के तुम अपना चैप्टर को स्टार्ट कर सकते हो। और जब स्टोन डस्टिंग वाला करेंगे तो उसका भी नाम लिखवा दूंगा ताकि तुम कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो हम लोग का हैजर्ड क्या है, डस्ट है। देखो बाबू, अब इस चीज को थोड़ा सा अगर बेसिक में हम जाए, थोड़ा सा और पहले जाके अगर बताएं, तो माइंस में जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दैट चैप्टर इज कॉल्ड हैजर्ड, ठीक है, माइन हैजर्ड, ठीक है, माइन हैजर्ड। थोड़ा सा टाइम नहीं था ना, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में निकल गया, ठीक है। हैजर्ड थोड़ा सा मैं फ्री बोल देता हूं। माइन हैजर्ड में 4 पार्ट है, डस्ट है, फायर है, इनंडेशन है, ठीक है, गैस और एक्सप्लोजन है। तो ये 4 पार्ट में हम लोग डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो डस्ट, फायर, ये तो आज हम लोग जैसा डस्ट चैप्टर खत्म कर रहे हैं, फायर वाला किस दिन पढ़ेंगे, किस दिन इनंडेशन मतलब पानी वाला पढ़ेंगे, और एक्सप्लोजन वाला एक दिन करेंगे, तो पूरा का पूरा चैप्टर तुम्हारा खत्म हो जाएगा। इस चैप्टर में फिर कुछ बचेगा नहीं। तो ये पूरा का पूरा पार्ट एक साथ ही है। रेगुलर अगर तुमको मैं ईमानदारी से बताऊं तो हम लोग को इस पूरा चैप्टर करने में पूरा को पूरा 1 महीना टाइम लग जाता है। ये ईमानदारी का डेटा है, ईमानदारी से पढ़ोगे ना अच्छे से, मतलब पहले जितना ईमानदारी से अच्छे से तो पढ़ाना ही है इस बार भी, लेकिन पहले जो पढ़ाया गया ना 1 महीना का टाइम लगा, और अभी पढ़ेंगे हम लोग उसको 10 से 15 दिन में खत्म करने का प्रयास करेंगे ताकि कोई चीज ना छूटे, क्योंकि एग्जाम सर पे खड़ा है। अब ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पाएगा कि 10 दिन में, क्योंकि हम लोग टाइम ज्यादा देके पढ़ेंगे, ठीक है। जहां पर हम लोग पहले 1 घंटा क्लास करते थे, अब 2-2 घंटा का क्लास है, तो स्वाभाविक से बात है अगर दुगना पढ़ेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस टॉपिक को करना स्टार्ट करते हैं, लिखना स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। राइट द, इस चैप्टर को करने के लिए हम लोग पूरा का पूरा थ्योरी पर बेस करके हम लोग करेंगे, थ्योरी से हम लोग जानेंगे, ठीक है। थ्योरी पे बेस करके क्वेश्चन आंसर आएगा, थ्योरी पे ही होगा, क्योंकि थ्योरी बेसिस पे चैप्टर है। दूसरा चीज देखो, अब थोड़ा सा इस चीज को और जान लेते हैं, एयरबोर्न डस्ट क्या होता है, थोड़ा सा थ्योरी को समझ लेते हैं ताकि थोड़ा मजा आए। देखो एयरबोर्न डस्ट क्या होता है, हम बोले कि जो हवा में डस्ट का पार्टिकल होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एयरबोर्न डस्ट। कौन सा डस्ट भाई, एयर में जो डस्ट है, एयर में जो डस्ट उसको क्या बोलेंगे, एयरबोर्न डस्ट, ठीक है। अब बोलोगे सर एयर में डस्ट है, तो सर इससे क्या होगा, इससे ये होगा बाबू, जब तुम सांस लोगे, कोई भी वर्कर जब सांस लेगा तो क्या होगा, वो डस्ट सीधा उसका नाक के थ्रू जाएगा, कहां जाता है, तुम लोग श्वसन देखे हो कभी, किसी श्वसन का फोटो पढ़े होगे, तुमको याद होगा, फिजिक्स में आपको पढ़ाया गया होगा ना, सॉरी माफ करना, बायोलॉजी में आपको पढ़ाया गया होगा श्वसन चैप्टर के बारे में। तो श्वसन चैप्टर पढ़ते तो तुमको ऐसा करके एक बायोलॉजी का डायग्राम बनाया जाता है व्यक्ति का, या नाक से तुमको ऐसा ले आता एक तो गया है, फिर तुमको आगे ले बोलता है कि 2 भागों में बट गया है, फिर यहाँ 2 भागों में बटने के बाद क्या होता है, 2 भागों में बट गया, फिर यहाँ पे एक फेफड़ा, यहाँ पर एक फेफड़ा, ऐसा बनाया जाता है कि नहीं। तो ये जो भाग में बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, इसको ब्रांकस बोलते हैं ना, ब्रांकस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं, ट्रैकिया, ट्रैकिया बोलते हैं ना, ट्रैकिया नली या श्वास नली इसको बोलते हैं। श्वास नली से होते हुए क्या होता है, श्वास नली से होते हुए जाता है, ये क्या होता है, 2 भागों में बंटता है। अब ये देखो, ये जब जाती है ना तो इसको बोलते हैं ब्रांचस, इसको बोले ब्रांकस, इसको बोलते हैं ब्रांचस, ठीक है। ब्रांचस जब आगे आगे जाती है ना, इसको गोल गोल इस तरह से, गोल गोल इस तरह से बलून में कन्वर्ट हो जाते हैं, बलून जैसा होते हैं यहाँ पे, है ना, बलून जैसा कन्वर्ट होता है, इसी को बोलते हैं कुपिकाएं, दैट इज कॉल्ड कुपिकाएं। अब जैसे इमेजिन करो तुम सांस ले रहे हो, तुम क्या क्या सांस ले रहे हो, सांस लिए, सांस में तुम क्या क्या लिए, अब तुम सोचो, सांस में तुम ऑक्सीजन लिए, CO2 लिए, मतलब माइंस का एयर लिए, जो भी तुम्हारा एयर था वो लिए, साथ में तुम डस्ट लिए, ठीक है, डस्ट लिए, ये तो हवा के माध्यम से तुम्हारा नाक में गया, ब्रांकस होते हुए तुम्हारा हृदय में गया। अभी जो कुपिकाएं है यहां तक पहुंचा, तो इस एयर में अगर डस्ट रहे तो डस्ट भी तुम्हारा कुपिकाएं में आएगा, तो डस्ट जब कुपिकाएं में क्या होगा, हो सकता है कुछ डस्ट का पार्टिकल यहां जमा हो जाए, सारा डस्ट वापस ना निकले, हम सांस ले भी रहे छोड़ भी रहे, तो बहुत सारा डस्ट पार्टिकल क्या हो सकता है, यहां जमा हो सकता है, तो धीरे 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 एक्यूमुलेट जब हो जाएगा ना, तो ये जो झिल्ली तुम देख रहे हो ना, इसी झिल्ली के माध्यम से क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, ब्लड में मिलता है, ऑक्सीजन ब्लड में जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से, और तुम्हारा क्या होता है, यहां से ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड वो लेके हवा क्या करती है, बाहर निकलती है। तो अगर इसमें डस्ट का परत जम जाए तो ऑक्सीजन का ना तो लेना होगा, जाओगे ऑक्सीजन, लेकिन ब्लड में नहीं जा पाएगा, और ब्लड का कार्बन डाइऑक्साइड कभी भी तुम्हारा सांस के माध्यम से तुमको बाहर नहीं निकलेगा, तो ऑक्सीजन का आदान प्रदान क्या होगा, रुक जाएगा। और यही कारण क्या होता है, व्यक्ति को जो बीमारी हम लोग बोलते हैं निमोकोनेसिस, सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, इस तरह का रोग हो जाता है, और लास्ट में बोलते हैं उसको क्या, valve चेंज करना पड़ेगा। आपको एक valve खराब हो गया, आपको कुपिकाएं खराब हो गया, आपका हृदय रोग हो गया, आपका ये हो गया, दिस दैट हो गया, वो यही कारण है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हम लोग बोले एयरबोर्न डस्ट वाले, यानी डस्ट सांस में गया तब जाकर ये प्रॉब्लम हुआ। तो सवाल ये आता है कि सर ये जो डस्ट जो सांस में गया, इसका कुछ पर्टिकुलर मेजरमेंट वगैरह तो होगा, कुछ तो परमिसिबल लिमिट वगैरह होगा, तो हम लोग क्लास में वही सब पढ़ने वाले, उसी के बारे में जाते हैं। हम लोग का जो क्लास हो रहा है वो किसके ऊपर हो रहा है, हम लोग का पूरा टॉपिक हम लोग उसी के ऊपर क्लास करने वाले हैं, हम लोग उसी से रिलेटेड सारा का सारा चीज हम लोग देखने वाले हैं, सारा चीज हम लोग को उसी पर बेस करके होगा।
ठीक है, किस पर बेस करके होगा, उसी के ऊपर। एक नोट है मेरे पास, मैं नोट को थोड़ा निकालता हूं, थोड़ा सा मुझे टाइम दो। शुभम, SUPH, ठीक है, उसी के ऊपर हम लोग बेस करके सारा का सारा चीज करने वाले हैं। तो ध्यान से देखो, समझो, तुम्हारे लिए पूरा चैप्टर मजेदार हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है। अब एक सवाल आता है कि सर क्या सब जो डस्ट हम लोग सांस लेंगे तो सब का सब क्या डस्ट एयरबोर्न डस्ट कहलाता है? नहीं, इसका साइज लिमिट है 0.1 माइक्रोन मीटर, माइक्रोन मीटर से लेके 10 माइक्रोन मीटर तक का जो डस्ट का साइज होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं एयरबोर्न डस्ट। मतलब इतना का ही साइज हम लोग को शरीर में जाके एक्यूमुलेट होने का चांस रहता है। इससे कम वाला भी नहीं और इससे ज्यादा वाला भी नहीं। बोलोगे सर इससे ज्यादा वाला काहे नहीं? डस्ट तो सर वो भी सांस ले रहे हैं। ज्यादा वाला क्या होता है ना, हमारा नाक में जो रोआ होता है, ये सब रोआ ना उसको अरेस्ट कर देता है, रोक देता है, तो वो हम लोग को नाक के अंदर नहीं जा पाता। 10 माइक्रोन से ज्यादा वाला नहीं हो गया। और 0.1 माइक्रोन क्या होता है ना, हवा के साथ जाता है और हवा के साथ बाहर आ जाता है, अगर इससे छोटा हो तो 0.1 से अगर 10 माइक्रोन के बीच का जो डस्ट का पार्टिकल्स होता है, वो डस्ट पार्टिकल ही हमारे लिए खतरनाक है। वही जाके हम लोग को तुम्हारा फेफड़ा में जाके जमा होगा और तुमको बीमार करेगा। हम लोग माइंस में काम करते हैं ना, हम लोग सोचते हैं कि कंपनी हम लोग को बहुत पैसा दे रही है, ऑलवेज रियलाइज दैट, पर कंपनी हमको कंपनसेट करती है ना कि सैलरी देती है। मतलब जो तुम उसको टाइम दे रहे हो, जो तुम अपना जीवन दे रहे हो, किसी किसी को काम करते करते देखो अंधा हो गया, कोई आम करते देखो कुबड़ा हो गया, कोई काम करते देखो किस तरह का बीमारी से ग्रसित हो जा रहा। हर व्यक्ति, जो व्यक्ति माइंस में काम करता है, हर व्यक्ति की उम्र क्या होता है, 5-6 साल तो घट ही जाता है। अगर तुम्हारा कोई व्यक्ति नॉर्मल लाइफ स्पेन देखोगे, अगर 80 साल 90 साल का है, अगर ज्यादा रिसर्च किए सब में, तो पता चलेगा तुमको 80-90 साल का अगर जीवन उसका, तो माइंस में काम करने के बाद उसका जीवन 70 साल 75 साल ही बचा है। वो 100 साल नहीं पार कर पाता, बहुत कम लोग जो माइंस में काम करने के बाद, उतना टाइम देने के बाद फिर से 100 साल जी। और अपने आप को अगर वैसा बना के रखा है कोई व्यक्ति, तो स्वाभाविक एवरेज व्यक्ति का उम्र 70-75 साल ही देखा गया, उससे ज्यादा नहीं देखा गया। तो ये सारी चीजें हैं भाई। तो सब उसमें से एक रिस्पॉन्सिबल क्या है, एयरबोर्न डस्ट है। और डस्ट का पार्टिकल का मैंने साइज बताया ये होता है, और उसके थ्रू जाता है तो ये बीमारी होता है। हम लोग समझे इतना बात। तो क्या सर इतना ही है? हम लोग तो सर एग्जाम में सर ऐसा सवाल आएगा? कभी नहीं। सवाल क्या आएगा, हम लोग सवाल पे फोकस करेंगे, हम लोग उस पर पढ़ेंगे, ठीक है। एक एक करके क्वेश्चंस और आंसर को हम लोग कवर करेंगे इस चैप्टर में। थ्योरी इसमें ज्यादा है नहीं, ठीक है ना। थ्योरी पार्ट है नहीं कि ज्यादा समझाना है, बीमारी वाला पार्ट है, बीमारी का नाम और ये सारी चीजें एग्जाम में आएगी, उसी से रिलेटेड हम लोग करेंगे, ठीक है। लिखो, राइट द परमिसिबल लिमिट ऑफ एयरबोर्न रेस्पिरेबल डस्ट। लिखो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन आंसर के माध्यम से हम लोग चैप्टर करेंगे, ठीक है। हेडिंग वही चैप्टर है, क्या डस्ट है। क्वेश्चन क्या लिखा है, राइट द, सबसे सिंपल सवाल, तुम लोग सबको याद होगा, ठीक है, लेकिन लिखो अच्छा से लिखना, राइट द परमिसिबल लिमिट। परमिसिबल लिमिट, यहां पे बहुत सारा सवाल बने, इसलिए ध्यान से देखना। परमिसिबल लिमिट, लिमिट ऑफ, यहां पे तुम बहुत बार कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए ध्यान से सुनना। एयरबोर्न, एयरबोर्न रेस्पिरेबल डस्ट, रेस्पिरेबल डस्ट, जो एयरबोर्न रेस्पिरेबल डस्ट होता है उसका परमिसिबल लिमिट क्या है, आपको यह बताना है। इसमें एक वर्ड तुम नोट कर लो, 8 आवर टाइम वेटेड, इन 8 आवर टाइम वेटेड, इन 8 आवर टाइम वेटेड, ठीक है, टाइम वेटेड, वेटेड। ध्यान सुनना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें बहुत सारा सवाल, एक सवाल मेरे भी एग्जाम में आया था, उसमें 12 आवर टाइम वेटेड दिया हुआ था, और हम उसको कैसे सॉल्व किया हम तुमको बताएंगे। अगर 8 आवर के जगह 12 आवर दे दिया, कुछ और डेटा चेंज किया, तो तुम क्या करोगे, क्योंकि इस टॉपिक से हर एग्जाम में सवाल मिला है, हर एग्जाम में सवाल मिला है। तुम सीसीएल से लेके एनसीएल से लेके एससीएल का वैकेंसी चेक कर लो, ऐसा कोई नहीं है नहीं मिला है। और अगर थोड़ा सा घुमाए तो तुम जवाब नहीं दे पाओगे। अगर मैं क्वेश्चन सेट किया तब लिख के देते, जो बच्चा ध्यान से नहीं पढ़ा नहीं जवाब दे पाएगा। इसका आंसर क्या होगा, सबसे पहले ही जानते हैं। देखो, बोला है कि राइट द परमिसिबल लिमिट ऑफ एयरबोर्न रेस्पिरेबल डस्ट, यानी एयरबोर्न रेस्पिरेबल डस्ट का परमिसिबल लिमिट क्या है। तो हम लोग जो एयरबोर्न रेस्पिरेबल डस्ट का परमिसिबल लिमिट पढ़ते हैं, इट शुड नॉट एक्सीड, इट शुड नॉट एक्सीड, ठीक है, शुड नॉट एक्सीड, किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक्सीड, ठीक है, 2 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब ऑफ एयर, यानी हवा में है ना, किसी भी हाल में 2 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पहला बात ही समझ में है, ठीक है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या होना चाहिए, इसका कंडीशन ये लिखा हम लोग, इसका 2 पार्ट में होगा ना, ए नंबर में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। इसमें ए नंबर में देखिए, वेन, इसमें कंडीशन लिखो, वेन सिलिका
लेस देन 5%। अब देखो इसके बाद जो इंटरेस्टिंग पार्ट यहां पे है, लेस देन 5%, यानी सिलिका 5% से कम हो तो ये वैल्यू परमिसिबल है, या फिर और क्या होना चाहिए, बी नंबर, या फिर ये नहीं तो ये होगा। ठीक है, तो कंडीशन क्या, सिलिका लेस देन 5%, अगर ज्यादा हो गया तो इफ सिलिका, सिलिका मतलब कौन सा सिलिका, फ्री सिलिका है ना, फ्री सिलिका, फ्री सिलिका, सिलिका का फॉर्मूला क्या होता है, SiO2, क्या होता है बाबू, सिलिका का SiO2। इफ सिलिका एक्सिड, अगर आपका सिलिका एक्सिड कर जाए 5%, तब क्या होगा, तब कितना होगा, तब परमिसिबल लिमिट क्या होगा, तब जो परमिसिबल लिमिट होगा 10 डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ फ्री सिलिका। जो आपका फ्री सिलिका का परसेंटेज है ना, उससे 10 से डिवाइड करो, जो डेटा आएगा उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो फ्री सिलिका का जो परसेंटेज है ना, वो कितना हो जाएगा भाई, वो 10 से डिवाइड करो, जो डेटा आएगा उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो बोलोगे सर इसका मतलब क्या, समझ में नहीं आया। देखो जैसे मैं उदाहरण के तौर पर देता हूं, अक्सर मैंने इसको पढ़ाया भी है। जैसे मान लो तुम, डस्ट का ना चेक होता है, डस्ट का स्क्रीनिंग टेस्टिंग होता है, डस्ट का टेस्ट होता है। तुम बोले सर डस्ट का भी चेक होता है, हाँ डस्ट का चेक होता है। हम लोग डस्ट को भेजते हैं, जो डस्ट है ना वो चेक करवाते हैं, कहां से चेक करवाते हैं, हम लोग भेजते हैं आईएसएम भेजते हैं, आईएसएम होता है, सिम्फर में होता है, सीएमआरआई जिसको बोलते हैं तुम लोग, CIMFR या CMRI जिसको बोलते हैं ना तुम लोग, CMRI के नाम से तुम लोग जानते हो, इसमें हम लोग भेजते हैं, या फिर IIT खड़गपुर, IIT खड़गपुर में होता है, और एक इंस्टीट्यूट खड़गपुर में है कि नहीं पता नहीं, लेकिन एक हैदराबाद में होता है, हैदराबाद, इसके अलावा कहीं नहीं। तो जो इसमें ना ये टेस्ट किया था इसका, डस्ट का, डस्ट को ना किसी तरह का रेडियो एक्टिव चीज से ना स्कैटरिंग करके चेक किया जाता है, मतलब उसमें क्या पार्टिकल्स, उसको जांच किया जाता है क्या पार्टिकल्स है, तो उसमें पता चलता है कौन कौन पार्टिकल है, वो पता चल जाता है कि हाँ ये पार्टिकल है, इतना इतना परसेंट है। ठीक है, ऐसा पता चलता है। तो अभी आईएसएम में शायद ये वाला तो अभी नहीं हो रहा है ये टेस्टिंग, ये आईएसएम में बंद है, तो सिम्फर कर रहा और हैदराबाद, दो जगह हो। अब होता है क्या, मैं समझा देता हूं। हम लोग क्या करते हैं, डस्ट को हम लोग भेजे, बोलोगे सर डस्ट कैसे भेजेंगे, अरे कहीं से भी कोई डस्ट उठा भेजो, चेक कर देगा, डस्ट को तुम भेज दो, वो चेक करके बता देगा सिलिका कितना है, सिलिका कितना परसेंट वो बता देगा, सिलिका चेक करके पता चल गया इतना है। तो मान लो कोई माइंस में बोला कि जो उसका सिलिका निकला था ना, सिलिका जो निकला था SiO2 का वैल्यू निकला, मैं ग्रीन कलर से लिखता हूं, जो सिलिका निकला था, सिलिका सिलिका निकला था, वो निकला तुम्हारा 8%। कितना हो गया, 8% हो गया, 8% हो गया। तो क्या उस माइंस में तुम्हारा जो परमिसिबल लिमिट है क्या 2 मिलीग्राम होगा, तो नहीं होगा। तब कितना होगा, परमिसिबल लिमिट कितना हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, बोला फॉर्मूला में चल जाइए, तब अगर ज्यादा है 5 से, तो 8 जो वैल्यू है ये कंडीशन बी को फुलफिल कर रहा है, क्यों, इफ फ्री सिलिका एक्सिड 5%, तो 8 तो 5 से ज्यादा है, तो यानी बी को फुलफिल कर रहा है, यानी इसके लिए फॉर्मूला में जाना पड़ेगा। 10 डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ सिलिका होता है, यानी सिलिका परसेंटेज कितना था 8, तो यहाँ पे 8 बैठा दो, 8 से इसको काटेंगे, 8 से काटने पर कितना आएगा, ये 8 एकम 8 आएगा। ठीक है, 8 एकम 8 आएगा, फिर तुम्हारा 2 जीरो बचेगा, 8 दूना 16, 8 पंच 40, यानी 1.25% है, कितना आएगा, 1.25 आएगा, है ना। तो 1.25 क्या आ गया, मिलीग्राम, मिलीग्राम पर मीटर क्यूब, यानी जो तुम्हारा परमिशन 2 मिलीग्राम का था वो घटकर कितना हो गया, 1.25 मिलीग्राम हो गया। कारण क्या था, सिलिका का, सिलिका का मेन कारण था, क्योंकि बोला भाई कि डस्ट का परमिशन कितना होना चाहिए, तो ज्यादा। देखो दो बात है, मैनेजमेंट क्या चाहेगा, मैनेजमेंट बोलेगा सर ज्यादा दीजिए, 5 दीजिए, 10 दीजिए सर, क्यों, ताकि हम ज्यादा डस्ट बने, कोई फर्क ना पड़े, हम जितना चाहे उतना कोयला काटे, किसी का नहीं, हम सीएम चलाएंगे लेकिन पानी नहीं देंगे। सोच के देखो, मैनेजमेंट तो ही चाहेगा ना भाई, बिना पानी का सीएम चल रहा है, पूरा डस्ट ही डस्ट है लो। और वही जो मैनेजमेंट है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, डीजीएमएस क्या चाहेगा, जो वर्कर का वेलफेयर के लिए क्या चाहेगा, जितना कम उतना अच्छा, ताकि आदमी का जान जाने का प्रॉब्लम ना हो। तुम लोग को जानकर एक हैरत होगा, ठीक है, ये रियल घटना है कि नहीं, इसका डेटा मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, इस चीज को मैं पहले बताता हूँ। हमारे यहाँ पे माइंस में एक ट्रेनिंग करने वाला लड़का था, जो तुम्हारा श्याम सुंदरपुर कोलेरी में ट्रेनिंग कर रहा था, वहां पे कंटिन्यूअस माइनर चलता है। तो बताया हम लोग आने के बाद कि सीएम चलाने के लिए ना एक व्यक्ति था जो चाइना से आया हुआ था, चाइना का ही मशीन शायद वहां लगा हुआ है, चाइना से आया हुआ, चाइना का ही था ना, हाँ शायद चाइना या जो भी था, तो वहां से आया हुआ था, बच्चे चला रहा था, उसको सैलरी था कितना जानता, 4 लाख रुपए महीना। हम लोग एक महीना पहला दिन आया बताया, और फिर दूसरा बार जब आया तो बताया, जानते हो आदमी जो चला रहा था ना मर गया, डस्ट, ये बताया। तो डस्ट का कंट्रोल करना ना, प्रिवेंट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैनेजमेंट हमेशा चाहेगा कि ज्यादा डस्ट हो तो कोई फर्क ना पड़े, और मैनेजमेंट के साथ जो वर्कर ग्रुप को चाहेंगे कि डस्ट ना हो, डस्ट फ्री एटमॉस्फेयर होना चाहिए।
तो उसी लिए क्या किया गया, फ्री एटमॉस्फेयर बनाने के लिए कंडीशंस क्या रखा गया कि सिलिका अगर 8% से ज्यादा हो जाता है मेरा, तो हम लोग क्या 5% से ज्यादा होगा मेरा, तो 10 को डिवाइड करें, जो डेटा आएगा वो, क्योंकि सिलिका भी नुकसानदेह, सिलिका भी मेरा नुकसानदेह, सिलिका से भी सिलिकोसिस होता है, इस केस में तुम्हारा 1.25 आएगा। तो कभी आपसे अगर पूछे कि बताइए तो कि रेस्पिरेबल डस्ट का 8 आवर टाइम वेटेड कंडीशन में, ठीक है, अगर लेस देन 5% होता ना, और कभी अगर आपको डेटा दे दे, जैसे मान लो तुमको बोला 8% है, 7% है, 10% है, अगर 10 बोल देता तो कितना हो जाता, 10 डिवाइडेड बाई 10 यानी कितना आता 1। अगर तुमको बोल देता 20% है, तब कितना होता 0.5। तो जो भी तुमको दे उस हिसाब से तुमको क्या करना है, बनाना है, उसको 10 से डिवाइड करके तुमको बनाना है। ऐसा नहीं कि सर हमको पता था 5 तो हम 5 मार्क आएगा, गधा जैसा सोचना मत, एकदम सिंपल दिमाग लगाना बाबू। अगर बोलते 20% सिलिका है तो 10 बटा कितना कर दोगे, 20 कर दोगे, यानी 0 पॉइंट कितना आएगा 5 मिलीग्राम प्रति मीटर क्यूब। घबराना मत, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ मार के आना। तुम बोलोगे सर 2 से 0.5, हाँ, क्योंकि सिलिका 20%, क्योंकि सिलिका क्या है 20% है। तो एक क्वेश्चन ऐसा हो गया। अब एक सवाल देखो, हम लोग एग्जाम आया था, हम लोग को बोला था किसी माइंस में फ्री सिलिका 4% है, 4% बोल दिया था फ्री सिलिका, फ्री सिलिका 4% है, ठीक है, फ्री सिलिका 4%, देखते तुम लोग कौन बना पाएगा। तो बोलो तो कि रेस्पिरेबल डस्ट का परमिसिबल लिमिट क्या होगा, फ्री सिलिका 4% है तो रेस्पिरेबल डस्ट का कितना हो जाएगा, क्या आंसर आएगा, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, उस केस में 2 ही रहेगा, ठीक है, 2 ही रहेगा, 2 ही आंसर मारोगे ना, एकदम सही हो गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह था ना, बोला था 12 आवर टाइम वेटेड, 12 आवर टाइम वेटेड पूछा था, 12 आवर टाइम वेटेड में कितना होगा। इंटरेस्टिंग सवाल देखो, सवाल को कहां पे चेंज किया हम लोगों का, हम लोगों को 8 आवर नहीं दिया, हम लोग कितना दिया 12 आवर। अब कितना हो जाएगा, तो तुम दिमाग लगाओ, 8 घंटा में 2 मिलीग्राम, इस केस में 2 मिलीग्राम होता है, तो 12 घंटा में कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 में 2 होता है तो 1 में कितना होगा 12/2, और तुम्हारा सॉरी 8 घंटा में, नियम लगाओ मैथ का नियम, 8 घंटा में कितना होता है 2 मिलीग्राम, तो 1 में कितना होगा 2/8, और 12 घंटा में कितना होगा, तो होगा 2/8 गुना 12, ये ना होगा, काट दो, 2 चौके 8, 4 से काटो 3 बराबर 3 मिलीग्राम होगा, तो आंसर क्या होगा 3 मिलीग्राम, हुआ कि नहीं। यही सवाल एग्जाम में डायरेक्ट आया, ऐसे घुमा के पूछा उसमें। अब देखो, जो बच्चा मैथ्स को अच्छा से पढ़ेगा नहीं, जो इसका मतलब नहीं जानेगा, वो कभी भी 12 अगर लिख दो, उसको 20 लिख दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। उसको 12 लिख दो, सोचेगा भाई 12 मतलब 8 है, उसका 2 मिलीग्राम ही मारेगा। मैं लिख के देता हूँ, ये सवाल टीसीएस द्वारा एग्जाम में पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकंड क्लास में आया था, इसलिए तुम लोग इस क्वेश्चन को मिस मत करना, तुम लोग को डायरेक्ट ऑप्शंस के साथ मिलने का ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि एग्जाम टीसीएस कंडक्ट करवा रही। तो कभी 12 घंटा दे तो 12 1 मिलीग्राम हो जाता, ठीक है। इतना तक क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर हुआ ना सभी को कि 12 घंटा वाला हम लोग कैसे हिसाब किए, 8 घंटा में 2 मिलीग्राम, तो 12 घंटा काम करो, ज्यादा परमिसिबल लिमिट मिलेगा ना भाई, सिंपल चीज है। यानी 4 घंटा में 1 मिलीग्राम, 12 घंटा में 4 का 8 7 12 3 मिलीग्राम होगी। तो इस हिसाब से हम लोग निकाले। अब इमेजिन करो एक सवाल और, एक क्वेश्चन और देते हैं, ठीक है, 12 घंटा वाला निकाल लिया। अगर तुमको मान लो बोलता सीधा 4 मिली घंटा में कितना होगा, तो तुम क्या आंसर करके आओगे, 4 घंटा में कितना हो जाएगा 1 मिलीग्राम, ठीक, कितना हो जाएगा इसमें 1 मिलीग्राम। एक नोट लिख लो, ठीक है। अभी जो आईएलओ, आईएलओ का पूरा नाम क्या होता है, कौन बताएगा, आईएलओ का पूरा नाम क्या होता है, कौन बताएगा। आईएलओ एग्जाम देने जा रहा हूं, सब उम्मीद मेरे से मत करना, आईएलओ का पूरा नाम क्या होता है, आईएलओ का क्या होगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वेरी गुड, क्या होता है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको समझ में नहीं रुकना थोड़ा सा, लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो गया। इसका जो लिमिट ये जो बोला है अभी, ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस में बोला गया है, एनुअल जो हम लोग का नेशनल कॉन्फ्रेंस उसमें भी, उसमें दिया 1 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो याद रखना, इसको नोट करके लिखना अलग से। आईएलओ द्वारा जो हम लोग का नेशनल कॉन्फ्रेंस होती है ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस में इस बात को बोला गया कितना 1 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब का, 12th, वेरी गुड, 12th नेशनल कॉन्फ्रेंस में 1 मिलीग्राम का जिक्र किया गया है, इसमें 12th नेशनल कॉन्फ्रेंस में, 12th। अगर आपसे सवाल पूछ दे एज पर 12th नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, तो आप क्या आंसर करोगे, इसी का आंसर क्या करके आओगे 1 मिलीग्राम। लेकिन सीएमआर के अनुसार पूछे तो कितना करोगे 2 मिलीग्राम, क्योंकि सीएमआर में अभी तक चेंज नहीं हुआ है, डीजीएमएस का डेटा भी कहीं चेंज नहीं हुआ है, सर्कुलर में भी नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग अभी 2 मिलीग्राम ही पढ़ेंगे। लेकिन अगर उस रेफरेंस से पूछे तो तुमको ये मारना पड़ेगा, ठीक है। पर मुझे उम्मीद है कि आप लोग से ऐसा पूछेगा नहीं, फिर भी तुम लिख के रखो, हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, सिंपल बात। जैसे अब एक बात फिर से मैं बोलता हूं कि 8 घंटा में 2 मिलीग्राम, तो 12 घंटा में कितना मिलीग्राम, ये सवाल था। 8 घंटा में 2 मिलीग्राम, तो 12 घंटा में कितना मिलीग्राम,
बहुत बच्चों को समझ में नहीं है, बहुत बच्चों को समझ में आ गया। अपना माँ से जाकर पूछना घर में कि माँ 8 रुपया में 8 घंटा है ना, 8 घंटा में 2 मिलीग्राम, तो 12 घंटा में कितना जानना ना, तो माँ से पूछना अपना या पापा से पूछना 8 रुपया में पापा हमको दो कलम मिला है, ठीक है, तो हमको 12 रुपये में केटो कलम मिलेगा, जाओ पापा तुमको इस बारे में समझा देंगे, अब इसको हम नहीं समझाएंगे। अपना तुम पापा से पूछ के आना कि 8 रुपये में 2 कलम मिलता है तो 12 रुपये में केटो कलम मिलेगा। अगर तुम ये हिसाब अपना पापा से पूछ लेना, तुमको पापा सिखा देंगे और वही आंसर तुम्हारा होगा, ठीक है। बड़ा सिंपल चीज है, कैसे बनेगा, ठीक है। चलो अब हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला एक क्वेश्चन पे हम लोग इतना डिस्कशन करके हम लोग बेसिक बात समझे कि डस्ट का एक परमिसिबल लिमिट है, उस लिमिट से हम लोग ज्यादा नहीं दे सकते। अब सवाल ये आता है इस क्वेश्चन का, इस टॉपिक का सेकंड पार्ट, तो डस्ट का परमिसिबल लिमिट को मापेंगे कैसे, क्या तरीका होगा उसको मापने का, कुछ तो उपाय होना चाहिए ना। तो उसके लिए पहले जरूरत पड़ेगा इंस्ट्रूमेंट, हम लोग क्या जरूरत पड़ेगा, इंस्ट्रूमेंट जिसके जरिए हम लोग मापेंगे। तो पहले हम लोग इंस्ट्रूमेंट का नाम लिखते हैं, ठीक है। राइट द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द एयरबोर्न डस्ट, ठीक है। राइट द इंस्ट्रूमेंट नेम, यानी क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। राइट द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट, नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर, ठीक है, यूज टू मेजर, ठीक है, एयरबोर्न डस्ट। एयरबोर्न डस्ट एबीएस एबीडी में लिख दे रहा हूं, ठीक है, एयरबोर्न डस्ट को मैं एबीडी लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो इसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग नॉर्मली, इसके लिए दो इंस्ट्रूमेंट का हम लोग मेनली इस्तेमाल करते हैं। जल्दी लिखो, नंबर ए, इसको बोलते जीडीएस, क्या नाम है, जीडीएस, जीडीएस का इस्तेमाल होता है। चलो पहले लिखो पीडीएस, ज्यादा अच्छा रहेगा, पीडीएस लिखो, पीडीएस, ठीक है, पीडीएस बोलते हैं इसको, पर्सनल डस्ट सैंपलर, पर्सनल पीआर एसओ, पर्सनल डस्ट सैंपलर, डस्ट, ठीक है। और दूसरा इंस्ट्रूमेंट का नाम है, थोड़ा जगह छोड़ना, अभी इसमें बताना हो कुछ, दूसरा का नाम है जीडीएस, जीडीएस, ठीक है, ग्रेविमेट्रिक, जीआर ग्रेवी, जीआर ग्रेवी मेट्रिक डस्ट सैंपलर, ठीक है, पीएलईआर। तो ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैंपलर और पर्सनल डस्ट सैंपलर, दो तरह का डस्ट सैंपलर के बारे में लोग पढ़ते हैं, दो तरह का डस्ट सैंपल इस्तेमाल होता है। अब सवाल ये आता है कि सर दो तरह का डस्ट सैंपलर का जरूरत क्या पड़ा, क्या जरूरत है सर दो तरह का डस्ट सैंपलर, एक से काहे नहीं हो सकता। देखो मैं समझाता हूं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पहले इस बात को क्लियर करो, हम लोग स्टडी कर रहे हैं डस्ट, ठीक है, डस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। पहले इमेजिन इस चीज को सोचो, डस्ट, ठीक है, डस्ट कैसा डस्ट, जो इंसान सांस लेगा तो उसको नुकसान करे, ठीक है। तो इंसान सांस लेगा तो हमको इंसान का चेक करना पड़ेगा कि जो इंसान सांस ले रहा हो कितना डस्ट ले रहा है, कितना डस्ट इनहेल कर रहा है, उस चीज को जांच करना पड़ेगा। तुम सोच के देखो, अगर कोई इंसान सांस ले रहा है तो कितना सांस ले रहा है, कितना डस्ट जा रहा है, तो उसको पर्सनली टेस्ट करना पड़ेगा हर एक इंसान। तो अगर किसी इंसान को पर्सनली टेस्ट करने के लिए जो इक्विपमेंट हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसी का नाम है पर्सनल डस्ट सैंपलर, क्योंकि हम लोग पर्सनली चेक कर रहे हैं हर एक व्यक्ति। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, एक व्यक्ति को हम लोग क्या करते हैं, एक व्यक्ति राम श्याम सोहन मोहन कुछ भी क्या करते हैं हम लोग, एक डस्ट सैंपलर हम लोग क्या करते हैं, पहना के हम लोग क्या करते हैं, उसका कॉलर में पहना के हम लोग क्या करते हैं, इस तरह पहना के हम लोग क्या करते हैं, इक्विपमेंट को उसके साथ लटका देते हैं और ये चालू कर देते हैं। कल हम लोग इक्विपमेंट एक कैलिब्रेशन के लिए मैं भेजा हूं, कल आ रहा है, आज ही आ गया होगा नो डाउट। तो उस इक्विपमेंट को हम लोग क्या करेंगे, तुमको कल एक फोटो खींच के मैं भेज दूंगा कैसे चेक होता है, और इसका फोटो भी मेरे पास होगा, है ना। मतलब क्या है ना, फेसबुक पे ना अब धीरे धीरे अपलोड कर दूंगा हर एक चीज, तो वहां से तुमको दिखेगा अच्छा ये पीडीएस का फोटो है, ऐसे पहनते हैं, ऐसा लगाते हैं, सब तुमको समझ में आएगा। तो पीडीएस को हम लोग पहना के क्या करते हैं, उस व्यक्ति को हम लोग क्या करते हैं, पीडीएस के माध्यम से चेक करते हैं कि भाई उसका डस्ट कितना इनहेल कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या हो रहा है। इसमें हम लोग इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे, पहले समझो कि व्यक्ति को पहना के हम लोग चेक करते, ये हो गया। दूसरा इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, जीडीएस, यानी व्यक्ति वाला हो गया। अब सवाल है कि सर व्यक्ति का जब जांच कर लिए तो जीडीएस का जरूरत क्यों पड़ा। जीडीएस का जरूरत पड़ता है कोऑपरेशन रिलेटेड। जैसे इमेजिन करो कि तुम क्या किए, तुम एक एसडीएल से काम कर रहे हो, ठीक है, एसडीएल एक फेस में एसडीएल क्या कर रहा है, एसडीएल कोयला को लोड करके लाने का काम कर रहा है, एसडीएल के माध्यम से कोयला आ रहा है, ठीक है। अब इसके अगल बगल में क्या है, इसमें तुम्हारा एक एसडीएल ऑपरेटर बैठा हुआ है, दो केबल मैन बैठा हुआ है, ठीक है, फेस में कोई काम हो रहा है उसमें बैठा हुआ है। या फिर तुम इमेजिन करो कि क्या है, एक ग्रुप ऑफ वर्कर क्या कर रहा है, रूफ में रूफ बोल्टिंग करने का काम कर रहा है, एक ग्रुप का वर्कर क्या कर रहा है, रूफ बोल्टिंग में रूफ बोल्टिंग करने का काम कर रहा है। तुम इमेजिन करो तुम्हें 4-5 लोग हैं, तो उस केस में उस ऑपरेशन में कितना डस्ट जनरेट हुआ, कितना हानिकारक डस्ट, कितना एयरबोर्न डस्ट जनरेट हुआ, इसको कैसे जानेंगे हम उस ऑपरेशन के माध्यम से।
ठीक है। तो उस ऑपरेशन में जो डस्ट जनरेट हुआ ना, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ऑपरेटर, एक डिवाइस, ठीक है, जो देखने में कैसा होता है, लगभग ऐसा होता है। देखने में ना पुराना वाला जमाना का आयरन देखा है, आयरन पुराना जमाना का, वैसा ही दिखता है, ऐसा दिखता है लगभग ये, है ना, ये कुछ ऐसा दिखता है, एकदम पुराना जमाना का, सेम टू सेम आयरन के जैसा दिखता है। मैं थोड़ा सा ऐसा बना देता हूँ ताकि आप इसको इमेजिन कर पाओगे क्या चीज है। ऐसा दिखता है ये, इसी तरह होता है। ऊपर में एक हैंडल जैसा भी लगा होता है इसमें, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, वहां लाके लगा देते हैं, ठीक, उसको लाके हम लोग सेट कर देते हैं, ऐसा करके ऑपरेटर्स को लाके रख देते हैं। इसमें ढक्कन टाइप का होता है, ये क्या करता है, बता देता है कि कितना क्या है, नहीं कैसे काम करता है। हम लोग दोनों ऑपरेटर्स के बारे में समझेंगे, जानेंगे कैसा होता है। नहीं तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना के भी अपलोड कर दूंगा यूट्यूब में, तुम देख के समझ जाओ। क्यों बना पाएंगे सर आप ऐसा, क्योंकि मैं खुद अपना माइंस का डस्टिंग एंड सैंपलिंग इंचार्ज के पद पर कार्यरत हूं, तो मुझे इस बारे में अच्छे से पता है कि कैसे क्या किया जाता है, क्या होता नहीं होता, इसका हर एक पार्ट से मैं गुजरा। तो पर्सनल डस्ट सैंपलर क्या हो गया, किसी व्यक्ति से रिलेटेड, और ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैंपलर क्या हो गया, किसी पर्सनल जगह पे। अब सवाल ये आता है, इसमें एक सवाल पूछता है, इसका मॉडल नंबर पूछता है। जो जीडीएस है ना, एक ही तरह का मॉडल नंबर हम लोग हमेशा इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम है MRE113A। क्या नाम है, MRE113A। इस मॉडल नंबर का हम लोग नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, जो मैंने अभी डायग्राम बनाया था ना अभी आपके सामने, ये वाला। तो कोई बच्चा अगर बहुत ज्यादा एक्टिव हो तो ना, वो तुम कर सकते हो क्या, नेट पे सर्च करके इसको तुम ग्रुप में भी फोटो भेज सकते हो, कोई इशू नहीं। इस सब चीज को फोटो भेजने से कोई नुकसान नहीं, सबको फायदा वाला चीज है। तो तुम देखोगे तो तुमको समझ में, अच्छा ये जीडीएस है और ये पीडीएस। पीडीएस मतलब कोई पर्सनल व्यक्ति द्वारा, और जीडीएस मतलब ये दो तरह के ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। अब एक चीज हमको समझ में नहीं आ रहा कि सर ये काम कैसे करेगा, थोड़ा सा इसका बेसिक प्रिंसिपल को समझ लेते हैं। देखो, जो भी तुम जीडीएस और पीडीएस इस्तेमाल करते हो, इंस्ट्रूमेंट का खास बात कुछ नहीं। इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट में एक पंप लगा होता है, सिंपल, एक पंप, एक मोटर, एक हवा खींचने वाला सकिंग मशीन लगा है। इंस्ट्रूमेंट जो भी इस्तेमाल करते हो ना, चाहे वो पीडीएस है जीडीएस हो, उसमें जैसे हम लोग पीडीएस का बात करें, जीडीएस का बात करें, उसमें कुछ नहीं होता, बस उसमें क्या होता है, एक मोटर या एक पंप लगा हुआ है, जो कि एक पाइप के जरिए कनेक्टेड है। तुम पंप ही लिखो, एक पंप लगा हुआ है जो पाइप के जरिए कनेक्टेड, जो हवा को खींचता है, हवा खींच रहा है और हवा दूसरा साइड से बाहर निकल रहा है, ठीक है, हवा दूसरा से बाहर निकल रहा है। अब जैसे मान लो अगर पीडीएस है, तो हम लोग क्या करें, इसमें हेडपीस लगा के यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग उसको बोलते हैं, उसका नाम है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग फिल्टर पेपर। इसको हम लोग किस नाम जानते हैं, इसको बोलते हैं फिल्टर पेपर। एक फिल्टर पेपर लगा देते, फिल्टर पेपर लगा दिया, ठीक है। इस इंस्ट्रूमेंट में हवा खींचने का क्षमता उतना ही होता है जितना एक नॉर्मल व्यक्ति सांस के रूप में लेता है। ये जो पंप उतना ही हवा खींचता है जितना तुम सांस के माध्यम से लो। मान ली 2 लीटर पर मिनट के रफ्तार से हवा खींचता है, तो धीरे धीरे हवा खींचता है कौन, पंप। अब तुम इमेजिन करो, अगर मान लो तुम पंप को चालू करके, पंप वाला पार्ट को चालू करके, और ये वाला जो पार्ट है इसको तुम नाक के सिहाने पे लाके यहां लगा दो, ठीक है, तो तुम भी सांस ले रहे हो, इंस्ट्रूमेंट भी सांस ले रहा हो। बोलोगे सर सांस कैसे ले रहा है, अरे वो हवा तो खींच रहा है ना, हवा तो जा रहा है ना इसमें, ये तो हवा ले रहा ना यहाँ से, तो हवा तो सारा घुस रहा है इसमें, इसके माध्यम से होते हुए, तो हवा लिया ये, और तुम भी सांस ले रहे हो, तो हवा लेने काम कर रहा है। लेकिन इसमें होगा क्या, इसमें जितना भी डस्ट होगा ना, सब जाके इसके ऊपर जमा होते जाएगा। क्यों, क्योंकि तुम फिल्टर पेपर इस्तेमाल कर रहे हो। फिल्टर पेपर में आके क्या होगा, डस्ट सब जमा होगा और हवा क्या होगा, इसमें से पार होते जाएगा। तो धीरे धीरे जो पेपर व्हाइट कलर का था, उस व्हाइट कलर से क्या होगा, इसका जो कलर जो होगा, ब्लैक कलर में, पहला। दूसरा, इससे पहले क्या होगा, जो फिल्टर पेपर जो होता है ना, तुमको बता देते हैं ये क्या होता है। तुमको लगे सर डस्ट तो हम लोग देखते हैं सर, कागज में डस्ट गिरता है, थोड़ा सा झाड़ देते तो गिर जाता है, तो पता कैसे चलेगा सर ओरिजिनल क्या है। तो इस फिल्टर पेपर का खास बात ये होता है कि एक पीस का इसका प्राइस होता है 300 रुपया। मतलब एक छोटा सा पेपर, इतना छोटा गोल्ड पेपर, दाम होता है 300 रुपया। और तुम हैरत का बात जान के हैरत हो जाओगे, ये चार्ज फिल्टर पेपर होता है, चार्ज, तो चार्ज पार्टिकल इसमें लगा होता है, पहले चार्ज होता है इसमें, चार्जिंग क्या रहता है, मतलब डस्ट अगर चला गया तो अपना चार्ज के कारण क्या करेगा, उसको चिपका के रखेगा अपने, उसको निकलने नहीं देगा, अरेस्ट कर लेगा। तो उससे जो गिर जाएगा ना, गिरेगा नहीं है। किसका बना होता है ये, इट इज मेड बाय द सिलिकॉन, सिलिकॉन का बना होता है, सिलिकॉन का बना होता है, और चार्ज फिल्टर पेपर होता है, जिसके कारण क्या होगा, डस्ट इसमें चिपक जाएगा। अब तुम सोचो, तुम सांस लिए, जितना तुम सांस तुम डस्ट के रूप में तुम इनहेल किया, उतना ही डस्ट क्या हो इस फिल्टर पेपर में जमा हो। तो सवाल ये आता है कि सर कितना जमा हुआ, कैसे पता चलेगा। इसके लिए तुमको एक बात का ध्यान में रखना पड़ेगा, जब तुम फिल्टर पेपर को इसमें लगाओगे तो तुमको एक वेट लेना पड़ेगा, इसको बोलते हैं इनिशियल वेट। इनिशियल वेट तुमको ले लेना होगा, पहले से फिल्टर पेपर को वजन कर लेना होगा, इस फिल्टर पेपर का वजन क्या है। तो पहले तुम मान लेता है, तुम वजन किया तो तुम मान लो तुम्हारा आया, मैं एक मोटा मोटी डेटा मानता हूं, मतलब 3 मिलीग्राम आया, ठीक है। और बाद में तुम जब डस्ट वाला लिया तो तुम्हारा फाइनल वर्जन तुम किया, फाइनल वेट जब किया तो तुम्हारा आया कितना, 4.5, तुम्हारा कितना 4.5 मिलीग्राम आया, कितना है 4.5 मिलीग्राम। तो जो 1.5 मिलीग्राम जो एक्स्ट्रा आ रहा है, 1.5 मिलीग्राम जो एक्स्ट्रा है, क्यों आया,
क्योंकि डस्ट इसमें जमा है, यानी डस्ट का वजन कितना है, 1.5 मिलीग्राम है। अब इमेजिन करो 1.5 मिलीग्राम, 1.5 मिलीग्राम जो तुम लिए, अगर 6 घंटा में तुम लिए हो, 6 घंटा में तुम्हारा 1.5 मिलीग्राम है, तो 8 घंटा में कितना होगा, यूनिटरी मेथड मार दो, तुम्हारा आ जाएगा 8 मिलीग्राम। अगर तुम 6 घंटा का जगह तुम 5 घंटा लिए, 4 घंटा लिए, 200 मिनट, 300 मिनट, जो भी ले तुम 8 घंटा में कन्वर्ट कर लो, तुम्हारा निकल के आ जाएगा पूरा का पूरा डस्ट कितना मिलीग्राम इनहेल करता है, उस हिसाब से तुम निकाल पाओ। एक में मोटा मोटी एक डेटा बताया, इसमें बहुत बड़ा फिगर है, वो बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन होता है। इसमें एयर फ्लो के साथ, इंस्ट्रूमेंट का रीडिंग के साथ पूरा फॉर्मूला में बैठा के, एक्चुअली मैंने एक सिस्टम में डाल दिया इसको बना के, तो कोई भी आके मेरा माइंड में करेगा उसको कभी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वो कभी सोच लेगा फॉर्मूला कैसे बनाए तो नहीं समझ में आए, कभी नहीं समझ में आए, कभी नहीं बना पाएगा। ठीक है, हम एक तो सिस्टम बना के डाल दिए कि सिर्फ कुछ नहीं करना, इनिशियल और फाइनल वेट डालोगे डायरेक्ट आंसर निकल कर आएगा। हम पूरा एकदम थ्योरी बना दिए। तो जो हमारे वेंटिलेशन ऑफिसर थे ना, जब एक बार वो देख रहे थे ऐसा करके, तो उनको समझने में ना, मैथ्स में बड़ा ब्रिलियंट है वो, लेकिन उनको समझने में ना 15 मिनट लगा कि कौन फॉर्मूला लगा के निकाला है ये। ठीक है, किस तरह से निकाला है ये। जब निकाले ना तो फिर वो बोले कौन निकाला इसको, तो मैं बोला सर मैं निकाला। बोला हाँ मुझे पता था, और किसी का बस का बात नहीं। वो ये बात बोले, इंटरेस्टिंग बात है। तो खैर मोटा मोटी बात हम समझा देते तुमको, बाद में कभी टाइम मिलेगा तो तुमको बाकी फॉर्मूला भी बताएंगे कैसे निकाला जाता है एग्जैक्टली कैलकुलेशन क्या होता है। तो समझो सिंपल हम लोग ऐसे निकाले, तो 2 डस्ट सैंपलर था, एक पीडीएस और जीडीएस। जीडीएस में वही होता है, उसमें भी एक पंप लगा होता है जो हवा को खींचेगा, और सामने डस्ट लगा दिया मतलब हवा खींच रहा है, सामने फिल्टर पेपर है, जब जाएगा तो क्या होगा, फिल्टर पेपर में जाके सारा का सारा, जैसे ये एक फिल्टर पेपर, इसमें सारा का सारा डस्ट जाके क्या होगा, जमा होता जाएगा, सारा का सारा डस्ट जमा हुआ, इधर हवा निकल रहा, सारा डस्ट जमा होते जा रहा है। फिर इसको वजन कर लिए, वजन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसका मिनिमम 2 डिजिट तक, ठीक है, डेसिमल डिजिट तक मेजरमेंट हो पाए। तो ये सारा चीज हो गया, 2 पार्ट हम लोग देखे। अब हम लोग इस टॉपिक को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, ये सेशन बहुत लंबा चल जाएगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, यहां तक थ्योरी में कोई डाउट है तो पूछ लो। तो पूरा पूरा थ्योरी चल रहा है क्लास, थ्योरी टॉपिक प्लस तुम्हारा क्या बोलते हैं कुछ डेटा, थ्योरी और डेटा को मिला के पढ़ा रहा हूं। 2 क्वेश्चन में इतना टाइम लग गया, हमको लग रहा 40-50 मिनट हो गया। चलो आगे बढ़ाएं। पीडीएस का मॉडल नहीं पता, पीडीएस का अलग अलग तरह का मॉडल है। इससे हम लोग क्या, जो कंपनी है ना हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं एसकेडी का है, एसकेडी सर्च करना, बहुत तरह का अपरेटस बनाती है, एसकेडी का है, बहुत कंपनी इसको बनाती है। ठीक है, एसकेडी का आता है। अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।